हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर आज हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट्स का बेसिक्स वी विल हैव अ टॉक अबाउट द बेसिक्स। सर व्हाट इज अकाउंट्स? स्टूडेंट से अगर पूछा जाए अकाउंट्स क्या है तो स्टूडेंट बोलता है रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, व्हाटएवर, दिस इज अकाउंट्स। किसी बच्चे को पूछते हैं व्हाट इज अकाउंट्स तो बोलता है खाता। खाता ये भी सही है। तो सर अकाउंट्स का दरकार क्या है? वाई देर इज ए नीड फॉर अकाउंट्स एज अ सब्जेक्ट? हम लोग को क्यों दरकार है कि हम लोग अकाउंट्स पढ़ें? वाई? क्या अकाउंट्स पढ़ना बहुत जरूरी है? इज इट वेरी मच नेसेसरी? क्यों, किस लिए हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं? स्टूडेंट बोलता है प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, कि कितना हमको प्रॉफिट हुआ, कितना हमको लॉस हुआ, ये सारा चीज निकालने के लिए वी नीड अकाउंट्स। यस और नो? क्या हमारे फोर फादर अकाउंट्स बनाते थे? दादाजी, परदादाजी, ये लोग क्या करते थे? ये लोग तो पढ़े भी नहीं थे जितना हम लोग पढ़ रहे हैं। यस और नो? तो भी इन्होंने एक अंपायर खड़ा कर दिया। क्या उन्होंने बिजनेस नहीं किया? किया है। अब हम आपसे कभी अकाउंट्स पूछते हैं तो एक बच्चा हमको बहुत जबरदस्त डेफिनेशन दिया, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो उनके पास तो मतलब बिजनेस की भाषा नहीं थी, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे दादाजी और हमारे, फिर भी उन्होंने उनका आज के दिन करोड़ों का प्रॉपर्टी और बिजनेस खड़ा है। यस और नो? तो हाउ इज इट पॉसिबल कि उनको दरकार नहीं था और हम लोग को दरकार है? किस लिए? एक गन्ना का जूस वाला भी बाहर है, हम लोग गन्ना का जूस पीते हैं। यस और नो? क्या वो अकाउंट सीखा हुआ है? मोरलेस तो नहीं सीखा हुआ है, तो भी वो अपना प्रॉफिट लॉस निकाल लेता है। यस और नो? प्रॉफिट लॉस क्या है? आपने कितने में खरीदा और आपने कितने में बेचा, उसका डिफरेंस इज माई प्रॉफिट और लॉस। यही है ना? तो सर फिर अकाउंट्स का दरकार क्या है? हमने जितने में खरीदा अगर हम उसको याद रख लें, भाई 2 लाख रुपए का गन्ना खरीदे और बेच के 3 लाख रुपए आया, मेरा कितने का प्रॉफिट बताओ? 1 लाख। क्या मेरे को अकाउंट्स का दरकार है? अब तो नहीं है दरकार। तब आप ये बार बार ज्ञान क्यों देते हैं कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस और प्रॉफिट निकालने के लिए अकाउंट्स का दरकार है? व्हाई इज इट सो दैट वी नीड अकाउंट्स? किस लिए? पान वाला जो बैठता है नुक्कड़ पे, वो क्या करता है? वो सबसे पहले सर जी क्या करता है? ही बेसिकली कुछ भी खरीदता है तो एक छोटा सा पन्ना में उसको रिकॉर्ड कर लेता है। यस और नो? कुछ भी बेचता है तो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। उसको डेबिट क्रेडिट की क्या है कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो ये जानता है कि पैसा कितना आया और कितना पैसा गया, और वो उसी के बेसिस पे खुद ही हिसाब लगा लेता है कि मेरा भाई अभी 10 तो विमल बचा है, 1-2 दिन में बिक जाएगा। वो अपने हिसाब से ऑर्डर देता है कंपनी में और उसको विमल ले आता है। यस और नो? और वो बंदा बेचने लगता है। वो भी अकाउंट्स नहीं जानता और वो बंदा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। हमारे यहाँ एक चाय वाले हैं पांडे जी, वो एकदम आराम से अकाउंट्स के बगैर ही 15 दुकान खड़ा करके रखे हैं, और वो आराम से मस्त रोज का कम से कम भी 1,500-2 हजार चाय बेच देते हैं, लेकिन उनको अकाउंट्स का दरकार नहीं है। तो सर व्हाई इज इट सो देयर इज अ नीड फॉर अकाउंटिंग एज अ बिजनेस लैंग्वेज? अब बोलिए। आपने बोला प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, एसेट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग को अकाउंट्स का दरकार है। वी से दिस थिंग, बट हमको तो नहीं लगता दरकार है, क्योंकि आज बिरला जी 100 रुपया लेके निकले, एक लोटा लेके निकले थे घर से, और आज बिरला अंपायर खड़ा है, उनको तो वो भी नहीं पता था अकाउंट्स क्या है, बट वो करते गए। सर अकाउंट्स का नीड आज के दिन इसलिए है कि जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं। सर आपने बोला ट्रांजैक्शन, ये क्या है? एक बिजनेस को चलाने के लिए सर आपको बहुत सारा सामान खरीदना पड़ता है और बेचना पड़ता है। तो जब भी आप कुछ भी खरीदते हैं या बेचते हैं या किसी एक ऐसे काम में एंगेज होते हैं जिसमें आपका मनी इन्वॉल्व हो जाता है, फिनेंशियल एस्पेक्ट आ जाता है, उसको हम लोग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। करेक्ट है? तो अगर आपका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाए, ह्यूज, तो सर ह्यूमन मेमोरी क्या सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकता है?
और रिमेंबर कर सकता है? आज अगर हमसे पूछा जाए कि 1 जनवरी को हम क्या किए थे और कितना खर्चा किए थे, क्या हम उस चीज को एग्जैक्टली रिमेंबर कर सकते हैं, रख सकते हैं? नहीं सर। तो जब ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाए तो उनको रिकॉर्ड करना कंपलसरी हो जाता है, करेक्ट है। अब ये रिकॉर्डिंग आज से पहले एक पीस ऑफ पेपर में हो जाती थी, जिसमें लोग कितना आया कितना गया एक छोटा सा चिट बना के लिख के रख लेते थे और उसी से उनका काम हो जाता था। बट ये जितना भी काम होता था, ये बेसिकली हिंदी में इसको कच्चे का काम बोलते थे हम लोग। कच्चा मतलब जिसके ऊपर गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स नहीं देते। ये इनकम हम लोग ब्लैक मनी एक तरीके का जनरेट हो रहा था। हम लोग हर चीज को अपने हिसाब से आया गया दिखाते नहीं थे, कुछ भी बुक्स में कुछ भी नहीं लिखते थे। लेकिन अब ब्लैक मनी और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को कहीं ना कहीं रोका गया है। अब हर जगह गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ गया है। गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब हर एक रिक्शा वाला, गन्ना का जूस वाला और पान वाला को अगर बोलेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, क्या वो कर पाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल एंड फिजिबल फॉर देम। तो इन्होंने कुछ सेक्टर्स और कुछ जगह जहां पे इनकम कम है उनको बोला है कि आप सर कोई दरकार नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का, आप अपना करते रहिए काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड वंस, जिनकी कंपनीज हैं, क्या वो रिकॉर्ड कर सकते हैं? यस और नो। और जो बड़ी कंपनीज है, अगर वो खुद पढ़े लिखे नहीं उनके ओनर, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी हायर कर सकते हैं। वो बीकॉम ग्रेजुएट भी जो अकाउंट जानता है उसको हायर करके रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए बोला गया कि आप लोगों को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ गए अब चीज को? क्लियर है? तो मतलब अकाउंट्स का दरकार तभी आया बेसिकली जब सर बड़े लेवल पे सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग के लिए आया। अब चीज को समझो सर, ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? दरकार तो इसीलिए आना कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, बहुत सारा काम हो रहा है और प्रॉफिट बड़े लेवल पे हो रहा है। अब अगर हम आपको बोलेंगे कि आपको उस प्रॉफिट पे टैक्स देना है, गवर्नमेंट क्या करती है आपसे? प्रॉफिट पे क्या लेती है? टैक्स लेती है। अब आप बोलेंगे मेरा इस बार प्रॉफिट है ना 2 लाख रुपया है, तो हम आपसे सबसे पहले पूछेंगे कैसे आया? वो कैसे आया आप कैसे प्रूफ करेंगे? उसके लिए आपको बुक्स को मेंटेन करना पड़ेगा। अब बुक्स प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई हुए। क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस आए और वो रूल्स सबके लिए समान हुए, यूनिफॉर्मली अप्लाई हुआ सबको। अब एक आदमी कैश आया उसको अलग तरीके से लिखता है, दूसरा आदमी कैश आया उसको अलग तरीके से लिखता है, तो क्या हम कंपेयर कर पाएंगे? क्या हम चेक कर पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि हर एक को यूनिफॉर्मली उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे प्रॉपर अकाउंटिंग हो पाए और प्रॉपर चेकिंग हो पाए उस चीज की। कल को अगर आप गलत लिख रहे हैं तो वो आपको बता पाए कि आप ये चीज गलत कर रहे हैं, आप इसको ठीक करिए। इस चीज के लिए सर अकाउंटिंग लैंग्वेज का दरकार पड़ा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? अब सबसे पहला चीज, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज बेसिकली द recording of transactions of financial nature। अब चीज को समझो, हम आपसे बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस ऑफ फिनेंशियल नेचर बोला ना। बचपन में अगर आपने कभी अकाउंट्स पढ़ा होगा तो आपने एक वर्ड सुना होगा, इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब होता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, हैपनिंग ऑफ समथिंग। बेसिकली जब भी कोई घटना घटती है वो इवेंट बन जाता है। हम सांस लिए, ये भी एक इवेंट है। सर हम खाना खाए, डेट इज ऑल्सो एन इवेंट। हमने एक स्टाफ को अपने यहाँ पे नौकरी पे रखा, डेट इज ऑल्सो एन इवेंट। सर एवरीथिंग जब भी कुछ होता है वो एक इवेंट है। तो क्या हर इवेंट को सर जी हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? सर वी विल बी रिकॉर्डिंग एवरी इवेंट। अब हम खाना खाए, क्या हम लोग लिखते हैं हम खाना खाए? नहीं सर। वाई इज इट सो डेट ऑल इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड? तो बोला गया
only those events will be recorded which are of financial nature, जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सर जी इसीलिए वी केम टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस आर दोज इवेंट्स which have got a financial aspect, that has got some monetary aspect involved। तो हम उसको मेजर कर सकते हैं, हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तब वो ट्रांजैक्शन का रूप लेता है। अब समझ गए चीज को, क्लियर है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग किसका होता है? ट्रांजैक्शन का। हमने एक स्टाफ को सर जी जॉब पे रखा, क्या इसमें कोई मॉनेटरी इन्वॉल्व है? नहीं। लेकिन जैसे ही मंथ एंड हुआ हम उसको 5,000 रुपया सैलरी दिए, क्या अब पैसा इन्वॉल्व है? तो वो सैलरी देना विल बी ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शन। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का? मतलब जहां पे पैसा इन्वॉल्व होगा वही रिकॉर्ड होगा, जहां मॉनेटरी लेवल पे मेजर हो सकता है वही रिकॉर्ड होगा, और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का? तो इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। हम बार बार रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं, तो आपको लिखना होगा। मतलब जब भी हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको सबसे पहले खाता में रिकॉर्ड करते हैं, और उस खाता को हम लोग बोलते हैं जर्नल। इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ओरिजिनल इसलिए कि पहली बार जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको फट करके इसमें लिख दिया जाता है। अब सर आज जो ट्रांजैक्शन हुआ वो आज तुरंत लिखेंगे यस और नो, और कल जो होगा वो कल लिखेंगे। तो हर दिन का ट्रांजैक्शन एक एक करके रिकॉर्ड होगा। इसीलिए इस बुक में जो भी एंट्री होती है वो क्रोनोलॉजिकली होती है, एज एंड व्हेन हैपन। जैसे जैसे डे बढ़ेगा वैसे वैसे एंट्री। अब आज का ट्रांजैक्शन 2 दिन बाद रिकॉर्ड करेंगे, क्या ऐसा होगा? नहीं। 1 तारीख का पहले, फिर 1 खत्म होने के बाद दूसरे तारीख का रिकॉर्ड होगा। इस तरीके से काम होगा। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? ये हम लोग क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं। अभी हम इसी के ऊपर बात करेंगे, क्रोनोलॉजिकली में भी। अब चीज को समझिए, आज के दिन हम सुबह आए तो हमने पेट्रोल भराया 500 रुपए का, तो हम सबसे पहले पेट्रोल का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। क्या पेट्रोल भराना फाइनेंशियल नेचर है? यस और नो? करेक्ट सर। तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। नाउ वी आर बेसिकली सेइंग अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। यस और नो? ये बिजनेस का लैंग्वेज है। यस, करेक्ट है। तो बिजनेस क्या होता है मेरे को ये बताओ। What do you mean by business? इतना पढ़े हैं हम लोग। बिजनेस इज एनी काइंड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, और हम लोग किसी तरीके का प्रोफेशन में एंगेज हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? बिजनेस बोलते हैं। यस और नो? करेक्ट है। तो आपके ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी खर्चा या कुछ भी होगा तो वो हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। करेक्ट है? यस और नो? अब चीज को समझो। अब सुबह सुबह मम्मी मेरे को बोली कि जा बेटा सब्जी लेके आ। हम 200 रुपए का सब्जी लेके आए। क्या ये ट्रांजैक्शन है? पहले ये बोलो। है तो सही, पैसा तो इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शन तो है। क्या ये रिकॉर्ड होगा बुक्स में? क्यों? ये रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। करेक्ट है सर। ये कोचिंग सेंटर मेरा, ठीक है। अब मेरे ही पॉकेट से 200 रुपया लगा भाई, और हम सब्जी लेके आए हैं। कोचिंग सेंटर मेरा, तो जब फीस आता है तो मेरा, तो उससे अगर हम 200 रुपए का सब्जी लेके आए तो अब मेरे को बता रिकॉर्ड होगा कि नहीं? अब यहां झमेला आ गया। एक एस्पेक्ट बोला कि आप सब्जी लाए, रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। और अब हम जब तुम्हारे सामने ये सिचुएशन रखे कि भाई बिजनेस मेरा, पैसा मेरा, जो आता है कल तुम फीस दिया हम रखे, उससे हम सब्जी ले आए, तो अब हम क्या करें? इसीलिए रिकॉर्डिंग करने के पहले सबसे पहला बात बोला, सबसे पहला
सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग है। आपका बिजनेस और बिजनेस का ओनर सेम पर्सन नहीं माना जाता है। दे बोथ आर डिफरेंट पीपल। नाउ हमने यहां लीगल लिखा, लेकिन हम लीगल को कट करेंगे। काफी टीचर सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। स्ट्रिक्ट लीगल सेंस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बोला जा सकता। लॉ बोलता है कि सोल प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस सेम होता है। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक अकेला आदमी जब कोई बिजनेस करता है अपने नाम पे या कोई भी नाम देके, तो उसका ओनर और बिजनेस सेम माना जाता है। समझ गए चीज को? अब ये कोचिंग सेंटर हम ही चला रहे हैं और कोई नहीं है, तो इसको कभी भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बोला जा सकता। लॉ के नज़र में हम और मेरा बिजनेस सेम है, बट अकाउंट्स के नज़र में हम और बिजनेस अलग है। हम और बिजनेस अलग हैं। मेरे को अलग देखा जाएगा, बिजनेस को अलग देखा जाएगा, ये ध्यान रखना। समझ गए चीज को? इसलिए लीगल नहीं बोल सकते कि लीगली हम लोग अलग अलग नहीं है, बट अकाउंटिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए वी बोथ आर डिफरेंट पीपल। सर मतलब बताइए एक बार। मेरे घर में ना मेरी मासी आई, मामा मासी आते ना, बहुत खुश होता था बचपन में। इसका रीजन ये नहीं कि हम बहुत प्यार किए उनको, इसका रीजन ये है कि पांव छूने के बाद कुछ मिलता था हमको जाते वक्त। तुम लोग को भी मिला होगा। तो अब हम पांव छुए और हमको वो 500 रुपया दी। देती नहीं थी इतना, मान ले। अब इस समय तो 500 के नीचे बोलेंगे तो खराब लगेगा। 500 दी। पैसे आए या नहीं आए? मॉनिटरी एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, यस और नो। रुपया तो आया। क्या ये बिजनेस का पैसा है कि मेरा पर्सनल पैसा है? ये पर्सनल है। अब इस 500 से हम जाके पुचका खा लिए 20 रुपए का, क्या ये बिजनेस में रिकॉर्ड होगा? नहीं, ये मेरा पर्सनल है। तो मेरे को अलग रखा गया। मेरे इनकम को अलग रखिए, मेरा पर्सनल जो आ रहा है उसको अलग रखिए, मेरे बिजनेस को अलग रखिए। अब तुम आए मेरे को फीस दिए, क्या ये मेरे पास पैसा आया? नहीं, ये मेरे बिजनेस के पास आया। तो बिजनेस को अलग लेना है, ओनर को अलग लेना है। अब समझ गए? अब जब आपने मेरे को पैसा दिया, चीज को ऐसे ही समझना। मेरे को दरकार नहीं है कि हम तेरे को एंट्री सिखाएं, हम ऐसे ही बात करेंगे जैसे बचपन में रेदर हमारे फोर फादर्स रिकॉर्ड करते थे, हम लोग वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे और दिखाएंगे कि उस समय भी अकाउंट्स इन्वॉल्व था। अब चीज को समझ कि तुमने मेरे को फीस दिया 10,000 रुपया, तो मेरे बिजनेस में पैसा आया कि गया? आया। करेक्ट है। अब ये 10,000 रुपया कैश आ गया, क्योंकि अब हम एक जगह में पढ़ा रहे हैं, तो इस जगह का एक भाड़ा लगता है, रेंट। हमको रेंट 2,000 रुपया देना पड़ा। कितना? 2,000। तो मेरे को ये बता, मेरा कैश बढ़ेगा कि घटेगा? अच्छा, ये मेरा पर्सनल खर्चा है कि बिजनेस का खर्चा है? जहां बिजनेस कर रहे हैं वहां का भाड़ा है। तो 2,000 रुपया कैश चला गया, यस और नो? तो अब मेरे पास कितना कैश बचा? 8,000। करेक्ट है। फिर यहाँ का इलेक्ट्रिक बिल भी आया, क्योंकि देख रहा तुम हम इतना सारा ताम झाम करके रखे हैं, तो इलेक्ट्रिक बिल आया। उस इलेक्ट्रिक बिल का मेरा 1,000 रुपया लगा। अब बता, बिजनेस का खर्चा कि पर्सनल खर्चा? बिजनेस का खर्चा। कितना बचा? 7,000। ठीक है। और क्योंकि अब हम यहाँ आते हैं, स्टूडेंट लोग आता है, हम लोग सब मिलते हैं, करते हैं, तो स्टूडेंट लोग को कभी कभार कुछ खिला पिला देते हैं, जो हम कभी नहीं करते हैं। एक्सपेक्टेशन मत रखना। एक बार मान ले भाई ऐसा, तो हम उन लोग के ऊपर खर्चा किए, तो इस खर्चे को हम लोग एक्चुअली, अब बड़े हो गए ना, पढ़े लिखे हो गए ना, तो इसको हम लोग रिफ्रेशमेंट बोल सकते हैं। करेक्ट है। क्या ये बिजनेस के लिए किया जा रहा है कि पर्सनल के लिए किया जा रहा है? सर बिजनेस है ना, आज स्टूडेंट आएगा, खाएगा पिएगा, तो ही विल फील गुड, यस और नो? तो उस सिचुएशन में हम उन लोग के लिए एक तरीके का एडवर्टीजमेंट बोल ले, जो बोल ले। काफी टीचर लोग तुम देखा कर पिज्जा भी खिला देता है अपना स्टूडेंट को, खिला देता है, लेकिन ज्ञान नहीं खिलाया तो उस टीचर का क्या मतलब है? तो हम पिज्जा नहीं खिलाते हैं। मान ले एक बार के लिए एग्जाम्पल है यार, 500 रुपया बिजनेस में तुम लोग आए, तुम लोग आज तुम्हारा दुकान होगा, कस्टमर आता है और तुम भाई 2 ठंडा ले आना उनके लिए। वो किसके लिए कर रहा है? तुम कस्टमर के लिए कर रहा है। बिजनेस का खर्चा हुआ, यस और नो? तो इस तरीके से मेरा भी तो है। तो अब यहां पे मेरे लिए कितना हो जाएगा?
ये 6,500 और मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ, बता मेरा कितना प्रॉफिट हुआ? 6,500, 10,000 आया, 3,500 का खर्चा लगा, तो मेरे घर में 6,500 रुपया बच गया। यस और नो? करेक्ट है, दिस इज माई प्रॉफिट। करेक्ट है। क्या रिकॉर्डिंग का दरकार पड़ा, कोई अकाउंटिंग लैंग्वेज का दरकार पड़ा? कुछ नहीं पड़ा, काम कर लिए। लेकिन इसको ढंग से रिकॉर्ड करने के लिए सिस्टमेटिक वे में, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा, आज तो एक बच्चा है, अगर ऐसा 100 बच्चा हो तो हर एक से अलग अलग पैसा आएगा। मेरे को कैसे पता चलेगा किसका कितना ड्यू है, किसका क्या है नहीं है? मेरे को तो पता नहीं चलेगा। तो उस सिचुएशन में सर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम लोग को अकाउंट्स को सीखना जरूरी है और उसको रिकॉर्ड प्रॉपर्ली करना जरूरी है। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? अच्छा, ये जो 6,500 आया, अब ये पैसा मेरे पॉकेट में है। अब हम गए, अब हम सब्जी खरीदे 300 का। अब बता, ये बिजनेस का खर्चा कि मेरा पर्सनल? ये पर्सनल हो गया। करेक्ट है। लेकिन ये हम किस पैसे से खरीदे हैं? बिजनेस के पैसे से। तो बिजनेस में जो 6,500 था, अब वो 6,500 रहेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब भी प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस के पैसे से पर्सनल खर्चा करता है तो बिजनेस का फंड कम हो जाता है। यस और नो? करेक्ट है। तो इसी चीज को जो आप पर्सनल खर्चा करते हैं बिजनेस के पैसे से, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। करेक्ट है, एकदम सही है। क्लियर है ये चीज? पक्का सर? तो अब अपने समझ गए, दे आर सेपरेट एंटिटी। जब रिकॉर्डिंग करोगे तो ये देखना कि वो बिजनेस से रिलेटेड आ रहा है कि वो पर्सनल से आ रहा है। खर्चा कर रहे हो तो ये देखो वो पर्सनल का खर्चा है कि वो बिजनेस का खर्चा है। तब आपको चीज समझ में आएगा कि एक्चुअली हमको रिकॉर्डिंग बुक्स में करना है या नहीं करना है। पर्सनल खर्चा भी बुक्स में रिकॉर्ड होगा अगर वो बिजनेस के कैश से होगा। अगर वो बिजनेस के कैश से होगा, जैसे यहां बिजनेस का कैश था 6,500, हम उससे 300 खर्चा किए तो हमने बिजनेस से पैसा निकाला ना, तो मेरे को इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ गए अब चीज को? क्लियर है? ये मत सोचो कि पर्सनल खर्चा कभी रिकॉर्ड नहीं होगा। पर्सनल खर्चा अगर पर्सनल पैसे से हो कभी रिकॉर्ड मत करो, लेकिन पर्सनल अगर बिजनेस से होगा तो वो रिकॉर्ड होगा। अब समझ गए? और ये क्यों होगा ये हम 2 मिनट बाद प्रूफ करेंगे। क्या अभी तक चीजें क्लियर है? पहले ही बताओ। श्योर? हम आगे बात करेंगे 1 मिनट बाद, आप देख लीजिए। नाउ अब आगे क्या किया जाए सर? आगे अब अपने है ना, अब बिजनेस करेंगे हम लोग, जिससे कि हम लोग रिकॉर्ड कर पाए। और बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। हम सबसे पहले यही बात करेंगे। नॉर्मली ये चीज बहुत ज्यादा आगे जाके बच्चा सीखता है, बट मेरे को लगता है कि बेस तो यही है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। जब तक आपको ये नहीं पता और आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बेसिकली आप रट के कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट से नहीं कर रहे हैं। तो कैसे किया जाए ये समझो। बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसको आपने पढ़ा होगा एसेट, एक कॉन्सेप्ट होगा लायबिलिटी। ठीक है? एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट इज बेसिकली अ राइट टू रिसीव मनी, यू कैन से। जिस चीज से मेरे को पैसा मिलता है वो एसेट है, या यू कैन से रिसोर्सेस which can be converted into money, can be converted into money, या फिर यू कैन से कैश, वो अपने आप में ही पैसा है तो वो एसेट है, या फिर यू कैन से रिसोर्सेस which help in earning, वो एसेट है। हम सब चीज को एक ही वर्ड में समेट देते हैं। एसेट वो होता है जो सुख दे और लायबिलिटी वो होता है जो दुख दे। मेरे को तेरे से पैसा लेना है,
मेरे बिजनेस को तेरे से पैसा लेना है, तो हम तुमसे रुपया लेंगे, यस और नो। तो मेरे लिए तुम सुख है कि दुख है, रुपया आएगा। तो जिस चीज से पैसा आ सकता है वो एसेट है। मेरे पास एक 2 करोड़ का घर है, क्या हम उसको बेच के 2 करोड़ ला सकते हैं, यस और नो। क्या हम उसको भाड़े पे लगा के भाड़ा उठा सकते हैं, तो इट कैन हेल्प इन अर्निंग। क्या हम, मेरे पास एक प्रिंटर है, क्या हम उस प्रिंटर को बेच सकते हैं, क्या हम उससे प्रिंट करके लोगों को सेल कर सकते हैं, यस और नो। तो मेरे को अर्निंग में भी हेल्प करता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी और कैश, यस और नो। तो सारा चीज एसेट है। लायबिलिटी इज बेसिकली एन ऑब्लिगेशन, यह आपका एक दायित्व है, ऑब्लिगेशन है, जो कि आपको मीट करना पड़ेगा। डेट मीन्स यू नीड टू मेक अ पेमेंट फॉर दैट। जो हम लोग को रुपया देने पे बाध्य करता है, जो हम लोग को फोर्स करता है कि हम लोग लायबल हैं, वी नीड टू मेक द पेमेंट, इन दैट केस इट बिकम्स अवर लायबिलिटी। लायबिलिटी इज बेसिकली वी आर लायबल टू पे। लायबल, हम लोग जिम्मेदार हैं उस चीज के लिए, तो वो हमारी जिम्मेदारी, और हमारी जिम्मेदारी ही हमारी लायबिलिटी है। स्कूल में फीस देना है, तो that fees becomes our liability, we are liable, and the school authority has got the right to recover the fees from the student। तो स्कूल के लिए तुम लोग एसेट हो, और हम लोगों के लिए स्कूल क्या है, ठीक है, सीखने मिलेगा। ये नहीं बोलना कि लायबिलिटी, उसका फीस हमारे लिए लायबिलिटी है, डेट वी नीड टू मेक द पेमेंट फॉर व्हाट, फॉर purchasing any goods or services, you can say yes or no। स्कूल वाला सर्विस दे रहा है, हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तो आई एम गिविंग यू ए सर्विस। वो सर्विस के अगेंस्ट में व्हाट विल यू डू, यू विल मेक अ पेमेंट टू मी, यस और नो। इन दैट केस आप लायबल हैं हमको पेमेंट करने के लिए फॉर सर्विसेज। तो आप कुछ मेरे से ले रहे हैं जिसके चलते आपको देना पड़ेगा इन फ्यूचर, यस और नो, करेक्ट है। तो इट बिकम्स अवर लायबिलिटी। अगर हम तुरंत दे दें तो क्या अब हम लायबल हैं? सपोज करिए आप नीचे गए और चाय पिए, और आपने 5 रुपया देके चाय पी लिया, क्या अब आप चाय वाले को लायबल हैं और रुपया के लिए? तो वो आपका लायबिलिटी नहीं है। when you are required to make, when you basically make a payment in future, when you make a promise to pay in future, तभी वो लायबिलिटी का रूप लेगी, अदरवाइज वो कभी भी लायबिलिटी का रूप नहीं लेगी। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो दिस इज एसेट एंड दिस इज लायबिलिटी। क्या चीज क्लियर रहेगा पक्का सर? नाउ सर, हमने बैंक से लोन लिया, बिजनेस ने लोन लिया 50 लाख का लोन ले लिया, क्या आज ही पेमेंट कर रहे हैं कि फ्यूचर में करेंगे? तो दैट मीन्स फ्यूचर में पेमेंट होगा। तो बैंक हमारे लिए एसेट की लायबिलिटी, बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटी हो गया। उसका जो लोन है वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। अब उसको जब भी देखेंगे हमको दुख होगा, पैसा देना है, यस और नो, तो इट इज माई लायबिलिटी। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? नो, मेरे को ये बता, इतना बात हो गया, अब इसमें आ जा, ये लास्ट बात करते हैं, इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? सर आप एक वर्ड यूज कर दिए, पहला चीज तो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बेसिकली खर्चा, एक्सपेंस। और एक्सपेंस वो होता है जिसके चलते आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होता है, मनी होता है बेसिकली, जिसके चलते रुपया जाता है, वो हमारा एक्सपेंस है, यस और नो। तो बिजनेस में जो खर्चे होते हैं, हम लोग बिजनेस का बात कर रहे हैं, वी आर बेसिकली डीलिंग इन अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस ओनली, करेक्ट है? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर पार्ट, तो सर एक्सपेंस दो टाइप के, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। सर क्या डिफरेंस है दोनों एक्सपेंडिचर में, पता कैसे चले कि वो कैपिटल है कि वो रेवेन्यू है? सबसे पहला चीज ये समझो
जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है वो एक्सपेंस हमेशा मोर और लेस कैपिटल नेचर का होता है। मोर देन 1 ईयर के लिए कोई चीज़ होता है। सर हमने ये फर्नीचर खरीदा, टेबल खरीदा, ये टेबल फर्नीचर जो हमने खरीदा क्या ये 1 साल में ख़त्म हो जाएगा कि या 1 साल से ज़्यादा चलेगा? ज़्यादा चलेगा। तो वी कैन से दिस इज अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस और नो। बट सिर्फ ये बोल देना कि वो 1 साल से ज़्यादा है, क्या वो डिसाइड करेगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस क्या बोलता है? चीज को ढंग से समझो। आप जिस चीज में डील करते हैं वो आपके लिए हमेशा रेवेन्यू होता है। जो बार बार होता है वो रेवेन्यू, रेकरिंग, बार बार हो। जिस चीज में हम डील करते हैं, जिस चीज में हम ट्रेड करते हैं वो हमेशा मेरे लिए रेवेन्यू होगा। एकदम नॉर्मल। मेरा फर्नीचर का शॉप है तो हम किस चीज में डील करते हैं? किस प्रोडक्ट में? फर्नीचर। तो हम फर्नीचर खरीदते हैं और फर्नीचर बेचते होंगे, यस और नो। तो हमने अगर फर्नीचर परचेज किया तो वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? मेरा बिजनेस है इस चीज का, हम रेगुलर खरीदते रहेंगे और रेगुलर बेचते रहेंगे, यस और नो। तो इन दैट केस इट बिकम्स माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू, रेवेन्यू वो जिसमें आप ट्रेड करते हैं, जिसमें आप डील करते हैं, वो आपके लिए क्या हो जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक नॉर्मल चीज। अब यही फर्नीचर को आज आप आए हमारे दुकान में, यू केम एंड बॉट एन अलमीरा। क्या तुम अलमीरा में डील करते हो? नहीं। तुम उसको ले जाके क्या करोगे? घर में या ऑफिस में रखोगे और वो फिर 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल भी चलेगा, यस और नो। तो दिस एक्सपेंस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम जो ये फर्नीचर खरीदे हैं, क्या हम इसको सालों के लिए खरीदे हैं कि तुरंत बेचने के लिए खरीदे हैं? बेसिकली आई डील इन फर्नीचर, तो आई बेसिकली परचेज द कंप्यूटर, टेबल, ये वो जो बनाते हैं, हम क्यों बनाते हैं? फटाफट उसको सेल करने के लिए। तो मेरे लिए वो चीज क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। अब समझे चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो ये समझो एक आदमी के लिए जो चीज कैपिटल है वो दूसरे के लिए रेवेन्यू हो सकता है। ये मत समझना कि आपके लिए जो कैपिटल है वो दूसरे के लिए भी कैपिटल होगा। हाँ, अगर आप वो फर्नीचर घर ले, ऑफिस लेके गए, आप काम किया, अब आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को दरकार नहीं है इसका, बिजनेस चल नहीं रहा उतना, हमको शॉप क्लोज करना है। आपने किसी दूसरे को जिसको अलमीरा का दरकार था, आपके दोस्त का शॉप है, वो बोला कि ठीक है यार मेरे को दे दे, मेरे यहाँ पे अलमीरा काम आ जाएगा। आपने उसको बेचा। वो बंदा सर जी नॉर्मल कुछ काम करता है, अलमीरा का काम नहीं करता है। अब वो अलमीरा आपसे खरीदता है, उसके लिए वो अलमीरा परचेज्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू? बोलो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो उसमें डील नहीं, उसका फर्नीचर का शॉप नहीं है, उसका शॉप कोई और चीज का, वो प्रिंटर बेचता है, ज्यूम कर लो। वो बोला अलमीरा में एक प्रिंटर रख लेगा, फंस एकदम लॉक करके रखेगा अच्छे से, तो उसके लिए वो अलमीरा क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपके लिए अलमीरा क्या था? कैपिटल। आप अलमीरा में डील नहीं करते हैं, हम डील करते थे। आपने हमसे अलमीरा खरीदा था, मेरे लिए रेवेन्यू, आपके लिए कैपिटल। अब आपका बिजनेस चल नहीं रहा तो आपने उसको बेचा, तो आपके लिए भी कैपिटल, उसके लिए भी कैपिटल। तो ये सोचना गलत होगा। एक रैशनैलिटी ये बना लेना मन में कि मेरे लिए कैपिटल होगा तो उसके लिए रेवेन्यू होगा, गलत। डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द बिजनेस पे। इफ दैट पर्सन डील्स इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो अगर वो उसको खरीदता या बेचता है, दैट इज अ रेवेन्यू जो बार बार होगा। लेकिन अगर वो उसमें डील नहीं करता तो क्या वो बार बार उसको खरीदेगा? नहीं। तो वो एक बार खरीदेगा तो वो 1 साल से ज़्यादा के लिए रहेगा, यस और नो। सर अपने है ना एक लैंड परचेज किए हम लोग नॉर्मल इंसान है, वी परचेज द लैंड। एक्सपेंस है कि इनकम? एक्सपेंस है, पैसा लगेगा। बोलो कैपिटल की रेवेन्यू? कैपिटल, क्योंकि सर हम लोग लैंड में डील नहीं करते हैं।
अब यही अगर हम बोले एक रियल एस्टेट प्रोमोटर है, समझ गए रियल एस्टेट का मतलब, बिल्डर प्रोमोटर है, दैट पर्सन परचेजेज अ लैंड। अब वो लैंड परचेज करता है, उसके लिए वो रेवेन्यू की कैपिटल, रेवेन्यू, क्योंकि उस लैंड पे वो बिल्डिंग बना के बेचेगा, यस और नो, तो ही डील्स इन दैट, या तो वो लैंड ही खरीद के लैंड को बेच सकता है, तो उसके लिए वो बंदा के लिए क्या हो जाएगा, वो रेवेन्यू। तुम जाके ज्वेलर शॉप में गए और तुमने एक सोने का चेन खरीदा, ये बताओ कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल क्या रोज रोज खरीदते हो, ज्वेलर शॉप तुमको जो बेच रहा है उसके लिए वो सोने का चेन, कैपिटल की रेवेन्यू, रेवेन्यू रेगुलर उस चीज को करता है। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? तो ये ध्यान रखना, क्या सेटल रहेगा चीज पक्का सर, श्योर? पहला चीज नेचर ऑफ बिजनेस देखिए कि कौन किस में डील कर रहा है। अगर आप अपने जिस चीज में डील करते हैं उसी चीज से रिलेटेड खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए रेवेन्यू, और उसको छोड़ के कुछ और खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए कैपिटल। सेकेंड चीज तो ध्यान रखने का है कि वो मोर देन 1 ईयर चलेगा कि 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर मोर देन 1 ईयर चलेगा तो बेसिकली वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर वो विद इन द ईयर खत्म हो जाएगा तो वो बेसिकली रेवेन्यू। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? तीसरा, अगर वो बार बार लगता है तो रेवेन्यू। नॉन रेकरिंग का मतलब वंस इन ईयर्स, 2-4 साल में 5 साल में एक बार खरीदते हैं तो डेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वही अगर हम बोले कि ये रेकरिंग है, मतलब सर रेगुलर, हर 1 महीने पे, हर 15 दिन पे होता है, तो उस सिचुएशन में इट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ गए चीज को, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम जो बोलो करेक्ट है, कोई दिक्कत इसके अंदर में? चौथा, अमाउंट वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो बेसिकली वो कैपिटल। अमाउंट अगर वेरी लेस हो, छोटा अमाउंट, तो वो क्या हो जाता है, रेवेन्यू हो जाता है। समझे चीज को, क्लियर है? एग्जाम्पल, हम एक पेन खरीदे, पढ़ाते हैं, पेन खरीदे, क्या हम पेन में डील करते हैं? नहीं, तो बोल देगा लोग क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ये पेन का जो खर्चा है, सर जी 10 रुपए का पेन आता है, छोटा है कि बड़ा है, तो उस केस में उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू। अच्छा, ये पेन 1 साल से ज्यादा चलेगा कि कम चलेगा? कम चलेगा, इट बिकम्स माई रेवेन्यू। अब समझे चीज को, मतलब सिर्फ एक क्राइटेरिया को लेके अगर हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो कैपिटल है कि रेवेन्यू तो गलत है। वी नीड टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेनी थिंग्स, तब जाके हम लोगों को समझ में आता है कि वो कैपिटल है कि वो रेवेन्यू है। अब समझे चीज को, क्लियर है पक्का सर? नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर सर जी एक एसेट को जन्म देता है। एसेट बेसिकली, लैंड खरीदे मेरे लिए एसेट, यस और नो, तो बेसिकली एक एसेट को जन्म देता है, और वो एसेट बेसिकली वी कैन से इट्स अ फिक्स्ड एसेट, जिसका नेचर, फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है, जो परमानेंट होता है नेचर में, जो चेंज नहीं होता है जल्दी से, जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में तुरंत, वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट हो जाता है। करेक्ट है? तो सर अब आप एक नया चीज सीखें, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को एक और नाम से बुलाया जाता है नॉन करेंट एसेट, जो सर जी 12 महीने में चेंज नहीं होता है, जो मोर देन 1 ईयर चलता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट्स को जन्म देते हैं। हम एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदे, क्या ये प्लांट एंड मशीनरी 1 साल से कम चलेगी? नहीं। क्या ये मेरे को प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, मतलब अर्निंग में हेल्प करेगी? तो जो चीज मेरे को अर्निंग या प्रोडक्शन में हेल्प करता है वो एसेट होता है, पहला चीज। क्या ये 1 साल से ज्यादा चलेगा? हाँ, तो इट बिकम्स माई
फिक्स्ड एसेट। समझ गए चीज को, क्लियर है? क्या हम इसमें डील करते हैं? नहीं, हम इसके प्रोडक्ट में डील करते हैं। जो इससे प्रोडक्ट बनेगा हम उसको बेचेंगे। तो इन दैट केस इट बिकम्स माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ गए चीज को, क्लियर है? पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को जन्म देता है। और सर जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली नो फिक्स्ड एसेट्स इन्वॉल्व। बेसिकली इसमें कोई फिक्स्ड एसेट इन्वॉल्व नहीं होता है। अब एक मिनट, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, परचेज किया, मेरे को ये बताओ क्या ये रॉ मटेरियल हम हर 2 महीना 1 महीने में खरीदते रहेंगे? यस और नो? जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा वैसे वैसे खरीदते रहेंगे। तो बेसिकली इट विल बी परचेज रेगुलरली, रेकरिंग है। क्या ये मेरे को मेरे रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करेगा? यस और नो? हाँ करेगा। अच्छा ये बताओ क्या हम इसी में डील करते हैं? इसी रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचेंगे। तो बेसिकली मेरा बिजनेस इसी से रिलेटेड है। तो इट बिकम्स माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या आप चीज समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? पक्का सर? तो ये बेसिकली इतना एक बार के लिए अगर अपने ध्यान रखें कि कैपिटल क्या होता है और रेवेन्यू क्या होता है, तो सर जी हम लोग आगे जर्नल और उसके गोल्डन रूल्स के ऊपर बात कर पाएंगे। इसके पहले गोल्डन रूल्स में जाना गलत हो जाएगा, अभी नहीं जा सकते थे। हमको पहले आपको यह समझाना था कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, साथ में एक्सपेंडिचर में कैपिटल और रेवेन्यू क्या होता है। अच्छा हम लैंड खरीदे थे, आई टीच, मेरा बिजनेस क्या चीज का? पढ़ाने का। हम लैंड खरीदे तो मेरे लिए ये लैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, एकदम सही। अब 2 साल बीत गया, 10 लाख में लैंड खरीदे थे, 2 साल बीत गया, लैंड का वैल्यू 15 लाख हो गया, हम उसको बेच दिए 15 लाख में। मेरे को ये बता पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। अच्छा जिसको बेचे हैं, अब ये जो रुपया आया ये कैपिटल की रेवेन्यू, क्या हम लैंड में डील करते हैं? नहीं। तो ये मेरा इनकम भी कैपिटल नेचर का है, बस इसको बोलेंगे कैपिटल रिसीप्ट। क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीप्ट। तो जब भी बेच के पैसा आता है ना, तो वो एक्सपेंडिचर की जगह रिसीप्ट वर्ड हो जाता है। तो जो चीज आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे थे उस चीज को आप क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीप्ट बोलेंगे। और दूसरे को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीप्ट। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? यही अगर हम कोर्स बेचे, एक पर्टिकुलर सीए फाउंडेशन का कोर्स बिका, क्या हम इसमें डील करते हैं? यस और नो? तो ये जो इनकम है ये कैपिटल नेचर का कि रेवेन्यू नेचर का? इट बिकम्स माई रेवेन्यू। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू रिसीव्ड। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? तो जो चीज एक बार हो सालों में वो कैपिटल, और जो चीज बार बार हो वो रेवेन्यू। मेरे यहाँ जो स्टाफ काम करता है हर महीने का 5,000 रुपया लेता है, कैपिटल की रेवेन्यू हर महीना देना है, तो इट बिकम्स माई रेवेन्यू। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का? तो सबसे पहला चीज यही है कि वो कैपिटल है कि वो रेवेन्यू है। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का? क्या सेटल्ड है? अब ये बेस अगर आपके पास है तभी आप एक बिजनेस का अकाउंटिंग में आगे बढ़ सकते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम किताब से तुमको ये सिखाएं कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अरे हम इतना बड़ा सब कुछ बोलेंगे और हम तुमको यही नहीं बताएंगे कि रिकॉर्डिंग क्या है, तो तुम बोलोगे यार याद करवा दिया। तो पहले ये समझो रिकॉर्डिंग होगी कैसे, तो पहले यही समझना आर क्या है। अभी जब आप रिकॉर्डिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे कि रिकॉर्डिंग इस तरीके से होती है, हम लोग डेबिट क्रेडिट ऐसे यूज करते हैं, इस एस्पेक्ट में इसको रिकॉर्ड करते हैं, तब जाके हम लोग आगे बात कर पाएंगे क्लासिफिकेशन, फिर समराइजेशन, फिर सर जी इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सब काम होगा। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो सबसे पहले इन चीजों को सेट करो दिमाग में
याद करके नहीं करना है, समझ के करना है हम लोग को चीज। क्या चीज क्लियर है? पक्का सर? लीजिए इसको सेटल करिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन टॉक टू मी, टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सर। नाउ सर स्टूडेंट बोल रहा और पढ़ेगा, तो चलो थोड़ा और आगे तक बात करते हो। चाहता है कि अपने रिकॉर्डिंग का कुछ बेस सीख ही ले। अब नाउ रिकॉर्डिंग जिस बुक में होती है उस बुक को हम लोग बुलाते हैं सर जर्नल। क्या बुलाते हैं उसको हम लोग? जर्नल। ठीक है, इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। नाउ जर्नल एंट्री करने के पहले सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब हर एक जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसका दो पार्ट होगा। एक पार्ट डेबिट होगा और दूसरा पार्ट क्रेडिट होगा। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन में, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, जिसमें एक अकाउंट डेबिट का होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। समझ गए? अब ये डेबिट और क्रेडिट कैसे डिसाइड हो, तो इसको डिसाइड करने के लिए दो मेथड है। एक है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल का मतलब ही समझ जाइए कि जो पहले चलता था, और मॉडर्न का मतलब जो नया आया। हमको ये बताओ नया कोई चीज क्यों आता है? जब पुराने में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ जगह वहाँ वो फेल हो जाता है, तब उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग किस में आते हैं सर? मॉडर्न में आते हैं। समझ गए चीज को? क्लियर है? तो यहाँ पे ट्रेडिशनल और मॉडर्न दो मेथड है। हम आपसे पहले ट्रेडिशनल को लेके ही बात करेंगे, जिससे ट्रेडिशनल सीखना भी जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ट्रेडिशनल के बारे में भी। नौ बताइए ट्रेडिशनल मेथड में कितना टाइप का अकाउंट्स इन्वॉल्व होता है? बोलो, एनी आइडिया? ट्रेडिशनल में कितने होते हैं अकाउंट्स इन्वॉल्व, जिसको हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बुलाते हैं। द गोल्डन रूल्स क्या है? बोलो, कोई आइडिया? ना सर कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिशनल में अकाउंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का मतलब बेसिकली जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल भी तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब मिस्टर एक्स, आदित्य डायमा, सैयद, ये सब नेचुरल पर्सन है जो खुद सांस ले सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं और जा भी सकते हैं खाने के बाद, तो उसको अपने बोलते हैं पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। समझ गए चीज को? नेचुरल पर्सन, मिस्टर एक्स, आदित्य डायमा, साथ में इसमें कैपिटल एंड ड्राइंग्स भी डाला गया है। ये क्यों है हम बताएंगे, आएंगे हम, डोंट वरी, आई विल कम टू दिस वेरी सून। अभी अब डिवीजन चल रहा है तो पहले डिवीजन पे बात करो। दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पहले आर्टिफिशियल में आइए। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल का मतलब ये नेचुरल पर्सन नहीं है। मतलब आईटीसी लिमिटेड, क्या ये नेचुरल पर्सन है? नहीं, ये लॉ से जन्म हुआ है इसका, कंपनीज एक्ट में इसको जन्म दिया गया है, कंपनी फॉर्म की गई है, तो ये मरेगा भी कैसे? लॉ से ही। और ये हजारों साल जी सकता है, यस और नो? यस सर। तो आईटीसी लिमिटेड कोई क्लब, एसोसिएशन जो कि सर आर्टिफिशियल है, उनको अपने आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बुलाते हैं। समझ गए चीज को? क्लियर है? नंबर 3, तीसरा, सर जी
आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करे, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हो जाते हैं। सर एग्जाम्पल दीजिए। इसमें आएगा आउटस्टैंडिंग्स, प्रीपेड, ये सब। ये क्या है सर? आउटस्टैंडिंग रेंट, मेरे को भाड़ा देना बाकी है किसी एक आदमी को, यस और नो, जो इसका ओनर है, तो इट बिकम्स माई रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी है, प्रीपेड का मतलब जिसको मैंने पहले दे दिया है, तो जिसको दे दिया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो इट बिकम्स माई रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? जब भी पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होता है तो वो डेबिट होगा कि वो क्रेडिट होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ये इसके बेसिस पे डिसाइड होगा। सर कैसे डिसाइड करें डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर? एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाँ, एक चीज याद रखना, बैंक अकाउंट को भी पर्सनल के नाम से पर्सनल में डाला जाता है, बैंक अकाउंट को, क्योंकि बैंक अकाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे होता है, तो इट इज ट्रीटेड एज अ पर्सनल अकाउंट, ये ध्यान रखना। अब मेरे से बात करो, हम एक ट्रांजैक्शन लिखेंगे और हम लोग उसका डेबिट क्रेडिट करेंगे, ठीक है? रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मोहन। ठीक है, मेरे को एक चेक मिला है, कितना? मेरे बिजनेस को, याद रखना सारा एंट्री किसके बुक्स में हो रहा है? बिजनेस में। बिजनेस को एक चेक मिला है 10,000 रुपए का, किससे? मोहन। तो अब हम लोगों को सबसे पहले कोई भी एंट्री करने के लिए वी नीड 2 अकाउंट्स। सबसे पहले ये देखना है क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्या रुपया इन्वॉल्व है, ये बताओ। हाँ सर 10,000 रुपया इन्वॉल्व है, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अच्छा, दूसरा चीज ये देखो, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? हाँ, हमने बोला बिजनेस में हो रहा है, तो करेक्ट है, तो इसकी एंट्री होगी। अब यहां देखो कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है। रिसीव्ड अ चेक, चेक का मतलब बेसिकली एक अकाउंट इन्वॉल्व है जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक, करेक्ट है? फ्रॉम मोहन, मोहन एक नेचुरल पर्सन है, यस और नो, करेक्ट है? ये दो इन्वॉल्व है। अब हमको ये देखना है, अच्छा ये भी पर्सनल और ये भी पर्सनल, करेक्ट है? अब हमको ये देखना कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। आपको बिजनेस के हिसाब से सोचना है, किसके हिसाब से? बिजनेस के हिसाब से। ये बता, ये बिजनेस का बैंक अकाउंट है, रिसीव्ड अ चेक, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो बैंक इज रिसीविंग द मनी, तो इट इज बेसिकली द रिसीवर, यस और नो? क्योंकि ये रिसीवर है तो बैंक क्या होगा? डेबिट। और कौन पैसा दे रहा है? मोहन, तो ही इज द गिवर। और जो पैसा देता है उसको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। तो आपकी एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। सर जी कितना? 10,000। एनी प्रॉब्लम? क्या चीज क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये हुआ आपका पर्सनल। तो ये सोच भी गलत होगा कि जब भी एक जर्नल एंट्री होगी तो कोई पर्सनल होगा तो कोई दूसरा कैटेगरी होगा, जरूरी नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है। समझ गए चीज को? क्लियर है? अब आगे क्या पर्सनल समझ में आया क्या होता है? नाउ सर कम टू द सेकेंड कैटेगरी, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल में दो पार्ट होता है, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट, रियल एंड नॉमिनल।
रियल एसेट्स को डील करता है। एसेट्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीव्ड, इसलिए हमने आपको ये सिखाया, इसलिए कि रियल में एसेट्स आएंगे लेकिन हर एसेट नहीं आएगा, वही एसेट आएगा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीप्ट है और वो कैश है, बस ये ध्यान रखना। बैंक को हमने किस में डाला है? पर्सनल में। कई जगह देखोगे बैंक को रियल भी ले लेता है, बट ट्रेडिशनल के बेसिस पे बैंक पर्सनल है। समझ गए चीज को? क्लियर है? अब सर रियल, डेबिट, क्रेडिट, कैसे पता चलेगा कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा? ये डेबिट और क्रेडिट के नोटेशंस है, DR एंड CR। डेबिट, व्हाट कम्स इन, जब भी एसेट आएगा तो वो डेबिट होगा, ठीक है। और क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, ये ध्यान रखना, जब भी एसेट जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। अब एक मिनट, एंट्री करते हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹5,000 इन कैश, ठीक है। अब इसमें देखो, क्या ये एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन है? हाँ, फर्नीचर बिजनेस के लिए लिया गया है। क्या ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है? हाँ, 5,000 रुपया इन्वॉल्व है, तो इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। अगेन हम लोगों को इसमें 2 अकाउंट चाहिए। कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? हमेशा अगर कैश चेक हो तो पहले उसको प्रायोरिटी देना, तो एक तो कैश है, दूसरा बोलो। अब यहां हम बोलते हैं परचेज भी है, फर्नीचर भी है। जो पहले पढ़ा हुआ बच्चा वो ये जानता है कि परचेज बोल के भी एक अकाउंट होता है और एक फर्नीचर बोल के भी होता है। तो बोला इन दोनों में से कौन सा लेंगे? अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आप हमेशा एसेट को प्रेफरेंस देंगे, और अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो आप परचेस को सर जी प्रेफरेंस देते। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? ये हमारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमारा बिजनेस नहीं है फर्नीचर का, तो उस सिचुएशन में इट बिकम्स माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये क्या हो जाएगा? एसेट अकाउंट आ जाएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? अच्छा, फर्नीचर क्या है? रियल। कैश क्या है? रियल। हम फर्नीचर परचेस किए तो हमारे घर में फर्नीचर आएगा कि जाएगा? सर बिजनेस में फर्नीचर आएगा, तो व्हाट कम्स इन, एंड कैश आ रहा है कि जा रहा है? जब हम खरीदते हैं तो दुकानदार को देते हैं, तो बिजनेस से कैश जा रहा है, तो इट इज माई व्हाट गोज आउट। क्या चीज क्लियर है? पक्का सर? श्योर? एंट्री बोलो, फर्नीचर डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिटेड, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। A/C डिनोट करता है अकाउंट को। 2 क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। कितना सर? 5,000। क्लियर है ये चीज? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो दोनों रियल हो सकता है, करेक्ट है। एक रियल और एक पर्सनल भी लो, चलो। रिसीव्ड कैश ₹2,000 फ्रॉम अजय। अब बताओ, क्या रुपया इन्वॉल्व है? बिजनेस से रिलेटेड है? हाँ, बिजनेस से, मासी उसी नहीं है, बिजनेस का कस्टमर या कुछ है वैसा तभी है। क्या कैश या बैंक है? हाँ, तो पहले उसको लो। क्या और कोई अकाउंट इन्वॉल्व है? कौन है बताओ? कैश हो गया, दूसरा कौन है? अजय, करेक्ट है। अजय कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल, नेचुरल पर्सन। कैश अब एंट्री करनी है, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले कैश है, रिसीव्ड कैश, कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो रियल में व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, याद है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे सर? डेबिट। अजय
पैसा आ रहा है कि जा रहा है? अजय कौन है? पर्सनल, पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आप ये देखिए कि अजय रुपया दे रहा है कि अजय रुपया ले रहा है? अजय दे रहा है, तो ही इज बेसिकली द गिवर। तो उसको क्या करेंगे सर हम लोग? क्रेडिट करेंगे। क्लियर है ये चीज? पक्का सर? एंट्री बोलिए सर जी। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? अजय अकाउंट। कितना सर? 2000। क्लियर रहेगा ये चीज? पक्का सर? श्योर? तो ये हो गया हमारा सर क्या? रियल। नॉमिनल, इसका डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट को लेके बात करता है। तो अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, तो नॉमिनल कैसे अप्लाई करोगे? फिर तो याद करोगे। तो इसलिए ये समझना जरूरी था कि रेवेन्यू क्या है और कैपिटल क्या है। सर आई पेड सैलरी 5000 रुपया इन कैश। सैलरी रेवेन्यू की कैपिटल? रेवेन्यू। हर साल हर महीना देना है तो वो रेवेन्यू हो गया। करेक्ट है? तो सैलरी मेरे लिए खर्चा की इनकम? स्टाफ को दे रहे हैं, खर्चा है। एक्सपेंसेस, तो सैलरी विल बी डेबिटेड। कैश में दे रहे हैं, रुपया आएगा कि जाएगा? जाएगा। वर्ड गोज आउट, तो कैश विल बी क्रेडिटेड। क्या चीज क्लियर है? पक्का सर? तो ये आपका सर जी गोल्डन रूल्स का कहानी। हम लोग इसी के बेसिस पे जर्नल करेंगे और बात करेंगे। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का? मेरे हिसाब से यहां तक चीजें सेटल हो गई होंगी कि रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, पर्सनल क्या है। समझ में तो आया होगा। कैपिटल और ड्राइंग्स हम इस क्लास में नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो डिस्कशन होगा वो अपने आप में आधा घंटे का होगा, तो वो ज़्यादा भारी हो जाएगा। पहले आप यहाँ तक देखिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछिए। हम लोग आपके बेसिक्स को और बेटर वे में डील करने का कोशिश करेंगे। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सर। चेक कर लीजिएगा प्लीज़।